हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दुनिया अनजान थी। धरती के तहखाने में एक सच छुपा था, एक जुर्म दफन था। मुजरिम लगभग कामयाब हो गए थे, लेकिन हर जुर्म का एक लेकिन होता है जो कुदाल बनकर गड़े मुर्दे उखाड़ता है। थोड़ी ना पिज्जा खाते मम्मा, आज 2 हफ्ते बाद खाएंगे। मैंने एक बार बोला ना, ना मतलब ना। पर क्यों मम्मा? धीरे, पता है ना बाहर पापा सो रहे हैं, 1 घंटे में वापस उन्हें ड्यूटी पर जाना है। पापा तो रोज सोते हैं, रोज ड्यूटी पर जाते हैं। मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा प्लीज। अच्छा बंद करो ये नाटक, 1 मिनट। अरे थैंक यू मम्मा। थैंक यू। बाय मम्मा। बाय। जाओ भाई, पिज्जा विज़ा खाओ। पार्थ, अंजलि का ध्यान रखना। ये लीजिए, आपका डब्बा तैयार है। मैं कल का खाना कैंटीन में ही खा लूँगा। क्यों? अब सीधा परसों सुबह वापस आऊँगा। आज नाइट है और कल फिर डे और नाइट। अरे ऐसे कैसे? मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, बहुत बड़ी रैली है। सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ लगे हुए हैं, सबको सुपरवाइज करना पड़ेगा। और सुशील भाई साहब? वो जीजा जी खुद डबल शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी कहीं और थी। अच्छा तो फिर मैं पार्थ के हाथ आपके फ्रेश कपड़े और खाने का डब्बा भिजवा दूँ? मत भिजवाना, मुझे खुद नहीं पता होगा कि मेरी ड्यूटी कहाँ है। अरे आप अभी तो आए हैं, दोबारा कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो एक दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी है, उन लोगों ने मिलने के लिए बुलाया है। कंपनी छोटी है पर बोला है कि तनख्वाह यहाँ से ज़्यादा देंगे। सुशील, अगर तुम्हारे इस जॉब का काम हो जाए तो जयप्रकाश के लिए भी बात कर देना। ये भी कोई पूछने वाली बात मत हो। जयप्रकाश तुम्हारा भाई कम, मेरा दोस्त ज़्यादा है। अच्छा हाँ, वो विक्की और रानी नजर नहीं आ रहे? ट्यूशन क्लासेस का। ठीक है, मैं जल्दी से होकर आता हूँ, फिर आकर सोता हूँ। अच्छा सुनिए, आप पराठा खाएंगे या पुलाव? कुछ भी खिला दो यार, बस घी थोड़ा कम और प्यार ज़्यादा मिलाना। चलता हूँ। जल्दी आइए। नमस्ते जयप्रकाश जी। नमस्ते प्रीतम जी। फिर ड्यूटी पर? क्या करें, पापी पेट का सवाल है। फिर तो मुझे बहुत सारे पाप करने पड़ेंगे। हाँ चलता।
अरे सुमन, कैसी हो? अरे जयप्रकाश जी, बड़े दिनों बाद। अरे ईद का चांद तो तुम हो गई हो। क्या बात है? अरे मेरी छोड़िए, आप बताइए, घर पे सब ठीक है अभी? बस कट रही है, तुमसे क्या छुपा है। खैर तुम ये बताओ, तुम ड्यूटी पे जा रही हो या आ रही हो? जी नहीं, बेवक्त ड्यूटी करने की आदत मेरी नहीं आपकी है। मैं तो मार्केट जा रही थी, ऑटो रिक्शा का वेट कर रही हूँ। तो ऑटो रिक्शा तो क्रॉसिंग से आराम से मिल जाएगा, वहाँ तक पैदल चलते हैं, उसके बाद तुम मुझे ड्रॉप करते हुए मार्केट निकल जाना। चलिए ना। चलो। उस शाम के बाद जयप्रकाश परमार गायब हो गया। जी हां, गायब। किसी को कुछ पता नहीं चला कि जोधपुर की एक सिक्योरिटी एजेंसी का सिक्योरिटी सुपरवाइजर कहां हवा हो गया। अंजलि जल्दी कर, लेट हो रहा है। हाँ, मम्मा बस आ हम रही लोग जा रहे। बाय मम्मा। बाय बाय मम्मा। बाय, संभल के जाना। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you have called is currently switched off. हाँ वंदिका। मधु दीदी, दीदी सुशील भाई साहब लौट आए क्या ड्यूटी से? हाँ, घोड़े बेच के सो रहे। बोलो क्या बात है? दीदी जयप्रकाश अभी तक घर नहीं लौटे हैं। 9 बजे लौटना था, परसों शाम की निकले हुए हैं घर से। ड्यूटी बढ़ा दी होगी जयप्रकाश की, दूसरा कोई होगा नहीं ना ड्यूटी करने वाला। हाँ दीदी, लेकिन अगर ऐसा कभी भी होता है तो वो फ़ोन करके बताते ज़रूर हैं, और अभी तो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। तू टेंशन न ले, मैं तेरे सुशील भाई साहब से कहती हूँ चेक करने के लिए। ठीक है दीदी। यार दिमाग मत खाओ यार, तुम भी छुट्टी पे चले जाओगे, यहाँ रात को ड्यूटी कौन करेगा? मेरी दादी माँ का भूत। जाओ यार। हेलो यार अरविंद, जयप्रकाश की ड्यूटी बढ़ा दी है क्या? अरे मजाक कर रहे हो क्या सुशील? क्या हुआ भाई? एक तो अपना दूसरा सुपरवाइजर वो सबरजीत गया है छुट्टी पे क्योंकि उसकी सास को अभी मरना था, और दूसरे तेरे साले जयप्रकाश के मैंने हाथ पैर जोड़े कि भाई जयप्रकाश एक डबल शिफ्ट कर दे, तो वो राजी भी हो गया। लेकिन देखो परसों से मुंह नहीं दिखाया है ड्यूटी पे। क्या मुंह नहीं दिखाया मतलब? अरे मतलब आया ही नहीं है वो ड्यूटी पे। उसकी ड्यूटी मैं कर रहा हूँ। 5 दिन हो गए पता है, मैं घर नहीं गया, और अगर आज भी नहीं गया ना तो बीबी राखी बांधेंगे मुझे और बच्चे मामा करके पुकारेंगे। क्या हुआ? परसों से जयप्रकाश ड्यूटी पर पहुंचा ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? परसों मेरे सामने तैयार होकर ड्यूटी पे गए हैं, मैंने खुद डब्बा दिया है उन्हें। ये लीजिए, आपका डब्बा तैयार है। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, उनका फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया होगा, कहाँ जा सकता है ये? हमें अभी के अभी पुलिस में जाना चाहिए। सर मेरा नाम सुशील गौड़िया है, मैं आरआर ब्लैक सिक्योरिटी एजेंसी में सीनियर सुपरवाइजर हूँ। मेरा साला जयप्रकाश परमार वहीं सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम करता है। सर उसकी ड्यूटी मिनिस्टर साहब की रैली में लगी हुई थी। परसों वो घर से निकला था डबल शिफ्ट करने के लिए, पर वो ड्यूटी पर पहुंचा ही नहीं और घर भी नहीं आया है। उसका सेलफोन भी स्विच ऑफ है। आप दोनों? ये मेरी वाइफ है मधु, जयप्रकाश की बड़ी बहन, और ये है अवंतिका, जयप्रकाश की वाइफ। सर वो बिना बोले आज तक कभी कहीं नहीं गए, कभी फ़ोन भी स्विच ऑफ नहीं किया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बिना बताए एकदम से कहाँ चले गए। हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करो। पर आप जयप्रकाश परमार का सेल नंबर और आरआर सिक्योरिटी एजेंसी का एड्रेस दोनों दीजिए। सर वो जल्दी मिल तो जाएंगे ना? आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द कुछ ना कुछ ज़रूर पता लगेगा। जयप्रकाश ड्यूटी पे आया ही नहीं है, आप एंट्री रजिस्टर चेक कर सकते हैं। यहाँ नहीं आया तो और कहाँ गया होगा? आप जीजा हैं जयप्रकाश के, कुछ तो जानते ही होंगे। मैं समझा नहीं। सुशील जी, आपका साला जयप्रकाश परमार अपने घर से यहाँ ड्यूटी पर आने के लिए निकला, लेकिन ड्यूटी पर पहुंचा ही नहीं और घर भी वापस नहीं गया। अपनी पत्नी को बिना कुछ बताए गायब हो जाता है। अब
बीवी को बिना बताए लोग और कहाँ जाते हैं? किसी बाहर वाली का चक्कर या कोई अफेयर तो नहीं था आपके साले का? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? जयप्रकाश बहुत ही सीधा आदमी है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हमारी शादी को 16 साल हो गए हैं। इसीलिए पूछ रहा हूँ मिसेस परमार कि क्या आपके पति का कोई अफेयर था? 16 साल की वफादारी हर किसी के बस की बात नहीं होती है ना? पर सर, आप हमारे पापा पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आप हमारे पापा के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। बेटा, मैं आपके पापा पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी वजह हो सकती है कि आपके पापा बिना कुछ कहे कहीं चले जाएं। देखिए, वो मुझे और बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मम्मा, मम्मा आप मत रोइए ना मम्मा। मम्मा वो पुलिस वाले कुछ भी बोले जाते हैं मम्मा। आप उनकी बातों की तरफ आप ध्यान ही मत दीजिए मम्मा। प्लीज मम्मा मत रोइए। हाँ मम्मा, हमारे पापा जितने अच्छे आदमी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। देखना आप, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, बहुत जल्दी। बस करो ना मम्मा, मत रो। पापा, मुझे लगता है कि मामा जी किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। मुसीबत में मतलब? तुम्हारे मामा बहुत सीधे इंसान हैं। नहीं मम्मी, लेकिन कोई एक्सीडेंट या कुछ? हेलो, सर्वकृपा हॉस्पिटल, मैं क्या सहायता कर सकती हूँ आपकी? परसों 23 फरवरी को। एक सेकंड सर। सॉरी सर, इस नाम का कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ नहीं है। 23 फरवरी को एक एक्सीडेंट केस आया तो था, लेकिन वो एक औरत थी, सरला ठाकुर। सॉरी सर, हमारे यहाँ कोई जयप्रकाश परमार एडमिट नहीं है। सर, शहर के सारे अस्पतालों में चेक किया, जयप्रकाश परमार की ना ही कोई एक्सीडेंटल केस आई है और ना ही कोई मेडिकल इमरजेंसी। सारे मॉक्स में भी चेक कर लिया, कहीं पे भी कोई अनजान लाश नहीं मिली। जयप्रकाश परमार की तस्वीर को हमने सारे अस्पतालों में भिजवा दिया है। जैन, ये बंदा 5:30 बजे अपने घर से अपनी ड्यूटी के लिए निकलता है, जबकि इसकी शिफ्ट 7:30 की है और ये ड्यूटी पर पहुंचता ही नहीं है। पर वो यूनिफॉर्म पहन के और डब्बा लेके निकला था। क्या ये भी हो सकता है कि शायद घर से एजेंसी जाते समय रास्ते में ही इसके साथ कुछ हुआ हो? लेकिन कोई एक्सीडेंटल या मेडिकल केस होने के चांसेस बहुत कम है, लगभग ना के बराबर, क्योंकि सारे अस्पतालों में हमने चेक कर लिया। सर, ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में प्लान ही कुछ और है और ये यूनिफॉर्म और ये डब्बा इस प्लान का हिस्सा हो। ये जो भी प्लान था मुझे लगता है अब तक चल रहा है, क्योंकि जयप्रकाश का सेलफोन अभी भी बंद है। तेईस फरवरी को आपके हस्बैंड के सेलफोन की आखिरी लोकेशन यहीं थी, इसी घर में, और हो सकता है वो फोन अब भी यहीं हो। आपके हस्बैंड कोई और सेलफोन इस्तेमाल करते थे? नहीं सर। मिसेस परमार, आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। आपके हस्बैंड मिस्टर जयप्रकाश परमार अपना एकमात्र सेलफोन स्विच ऑफ करके बाथरूम में रखते हैं, मतलब छुपाते हैं। फिर घर से ये कहकर निकलते हैं कि 2 दिन बाद डबल शिफ्ट करके लौटेंगे, जो कि एक झूठ था, क्योंकि वो ड्यूटी पर कभी पहुंचे ही नहीं। हो सकता है आपको मेरी बात सुनने में बुरी लगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपके हस्बैंड अपनी मर्जी से किसी ऐसी जगह चले गए जिसके बारे में वो नहीं चाहते थे कि आपको
इन दोनों को या किसी और को कुछ भी पता चले। ऐसा करने के पीछे वजह भी शायद कोई ऐसी होगी जिसे वो सारी दुनिया से छुपाना चाहते थे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई उन्हें ढूंढ पाए। अब या तो आप जानती हैं कि ऐसा क्यों है, या आपको वाकई शायद कुछ नहीं पता है। वजह दोनों में से जो भी हो, हम बहुत जल्द कुछ ना कुछ जरूर पता लगा लेंगे। मैं जयप्रकाश को बचपन से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, नामुमकिन है ये। वही तो, जो आदमी सिर्फ अपने काम के बारे में और अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचता है, उसी की बातें करता है, वो अचानक एक दिन ऐसे ही बिना किसी को बताए कहीं चला जाता है। ये पुलिस ना अपना काम ही नहीं करना चाहती, बस इसलिए बेबुनियाद नतीजों पर पहुंच रही है। तुम्हें ऐसी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए जो बेबुनियाद हो। सर, आपने किस हिसाब से अनुमान लगाया कि जयप्रकाश अपनी मर्जी से कहीं चला गया है? बताइए जरा, क्या सबूत है आपके पास? इस वक्त हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो फिर? सुशील जी, जुर्म के सबूतों के साए होते हैं और वो होते हैं सुराग। सुराग हमें संभावनाओं की तरफ ढकेलते हैं, या यूं कहिए कि सुराग वो सुई होती है जिसे हम मुजरिम के बिछाए जाल में से ढूंढ निकालते हैं, और इसी सुई से केस की सच्चाई से ली जाती है। तो बताइए, क्या है सच्चाई? क्या गुनाह है आपने? सारी बातें सिर्फ एक ही और इशारा करती है, घर से ऑफिस का बोलकर निकलना पर ऑफिस नहीं पहुंचना, सेलफोन स्विच ऑफ करके घर में ही छुपा देना, खुद घर से 2 दिन का टाइम लेकर निकलना, मतलब परफेक्ट एलिबी क्रिएट करना। अब अगर ये सब अपनी मर्जी से जाना नहीं है तो और क्या है? अवंतिका, मैं कहता हूं अपना जयप्रकाश लौट आएगा, बहुत जल्द लौट आएगा। मैं कह रहा हूं, देखना। मधु, जिस तरह से विक्की और रानी की जिम्मेदारी हमारी है, वैसे ही पार्थ और अंजलि की जिम्मेदारी भी हमें ही उठानी चाहिए। आखिर वो भी हमारे बच्चों जैसे ही हैं। पार्थ और अंजलि अब हमारी जिम्मेदारी है मधु। अवंतिका, मैंने और
तुम्हारी मधु दीदी ने यह तय किया है कि चाहे जो भी हो जाए, जैसा भी हो, पार्थ और अंजलि की जिंदगी जैसे चलती आ रही है आगे भी वैसे ही चलती रहेगी। पार्थ और अंजलि की जिम्मेदारी अब हमारी होगी। विक्की और रानी के जैसे वो भी हमारे ही बच्चे हैं। जिंदगी चलती रही, अवंतिका इंतजार करती रही। जयप्रकाश के बच्चे रोज उम्मीद के दिए जलाते कि उनके पिता वापस लौट आए और ये छोड़कर जाने वाली दर्दनाक बात झूठी साबित हो। दरअसल साबित कुछ नहीं हो रहा था। इस केस में स्थानीय पुलिस कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पाई थी। कई महीने गुजर गए थे इस केस को दर्ज हुए। सुराग की सुई को जंग लग रहा था, सच बुनने के लिए धागा ही नहीं मिल रहा था। और फिर अचानक एक दिन इस केस ने ली एक अजीब और डरावनी करवट। अरे क्या हुआ भाई, कोई भूत वूत देख लिया क्या? क्या हुआ, कुछ बोलेगा? हाँ, मैंने भूत देखा। क्या? कहाँ? पेड़ से लटक रहा था। कहाँ? पूरा कंकाल। वो गांव के बाहर पेड़ है ना, उसे लटक रहा है। अभी देखा मैंने। याद है 3 साल पहले क्या हुआ था उस पेड़ पे? क्या हुआ था? बाबू लाले ने उसकी साली शोभा लटक कर मर गई थी वहां से। अरे हाँ, उस भैरव के साथ चक्कर चला था उसका, बाद में उसको छोड़ दिया था। लेकिन वो ना छोड़ेगी, पूरे गांव का खून पिएगी। वो लौटी है बदला लेने के लिए, वही होगी। अरे क्या बातें करते हो तुम लोग, हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। कहाँ देखा कंकाल? पेड़ पर, गांव के बाहर। हटो, हटाओ ने। हटो। चांद, उतारो इसको नीचे। नाना साहब, ऐसा ना करो, सारे गांव पर कहर टूट पड़ेगा। ये उस शोभा की आत्मा है जो 3 साल पहले यहीं से लटकी हुई थी। ये कोई आत्मा वात्मा नहीं, सिर्फ एक कंकाल है। धीरे धीरे धीरे। हाँ, लो पकड़ो उसको, उतारो उसको। इरफान, आसपास सर्च करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सबसे उधर देखा ध्यान से। सर, ये मिला है, जयप्रकाश परमार। सिक्योरिटी में इमरजेंसी नंबर भी है, किसी सुशील गौड़िया का। जाओ जरा। हेलो, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हुआ? जयप्रकाश का आई कार्ड मिला है। कहाँ? बताइए ना, कहाँ मिला है? कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है?
अवंतिका जी, जयप्रकाश का आई कार्ड हमें उस पेड़ के नीचे से मिला जिस पर वो कंकाल लटका हुआ। हाँ, ये मेरे साले जयप्रकाश का आई कार्ड है। वो 6 महीने से गुमशुदा है। सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये कंकाल जयप्रकाश का ही है? देखिए, अभी तक तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमें जयप्रकाश का आई कार्ड मिला था इस कंकाल के पास से। अवंतिका जी, हमें डीएनए टेस्ट करना होगा। उसके लिए आपके बेटे का ब्लड सैंपल चाहिए। मैं पहले ही कह रहा था हमारे यहाँ के पुलिस वालों को कि जयप्रकाश के साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ बहुत ही गलत हुआ है, पर नहीं, बार बार यही कहते रहे कि अपने आप से कहीं चला गया। जी हाँ शेखावत साहब, केस हमारे पास ही है। हाँ, फाइल अभी भी ओपन है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जयप्रकाश खुद ही कहीं चला गया है। शायद कोई लड़की वड़की का चक्कर, अफेयर हो सकता है। कोई दुश्मनी का एंगल हो सकता है। ऐसा कोई एंगल तो हमें नहीं मिला है, लेकिन कुछ ना कुछ झोल तो जरूर है। सोचिए, कंकाल रातों रात पेड़ पर कैसे लटका मिल सकता है? और अगर ये मान भी लिया जाए कि ये जयप्रकाश है, तो उसी का आईडी कार्ड उसके पास में मिलना, शेखावत साहब, मुझे लगता है कोई गेम खेल रहा है। थैंक्स सोलंकी। इरफान, ये जो इंस्पेक्टर सोलंकी कह रहा है बात तो सही है। रातों रात किसी पेड़ से लाश लटक सकती है, और कोई कंकाल कैसे? जैसा दिख रहा है शायद वैसा है नहीं, या फिर ये कहें कि शायद कोई हमें ऐसा ही दिखाना चाहता है। देखो भाई, पुलिस वालों को भूत प्रेत पर विश्वास करने की अनुमति नहीं होती है। मैं कहता हूँ किसी दिग्गज तांत्रिक को बुलवा लो, एक झटके में बता देगा कि शोभा लौट आई है। कंकाल देखा है ना, भूतों का पहला इशारा होता है कि गांव वालों बैंड बजने वाली है तुम्हारी। अरे भाई, अफवाहों की बहती गंगा में क्यों हाथ धो रहे हो? डीएनए टेस्ट एक ऐसी चाबी थी जो इस केस पर 6 महीने से लगे ताले को खोलने वाली थी। जयप्रकाश परमार के बेटे पार्थ के सैंपल्स उस कंकाल से मैच किए गए थे जो रातों रात गांव में पेड़ पर लटका हुआ मिला था, और साथ ही मिला था जयप्रकाश का आई कार्ड। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या डीएनए टेस्ट का रिजल्ट कुछ नए सवालों को जन्म देने वाला था? अवंतिका जी, डीएनए सैंपल मैच हो गया। वो कंकाल जयप्रकाश जी का ही। आई एम सॉरी। इरफान, 6 महीने तक सिटी पुलिस यही मानकर चल रही थी कि जयप्रकाश अपनी मर्जी से गायब है। उसका अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके घर पर छोड़ जाना, घर पर डबल ड्यूटी के लिए कहकर जाना, सारे सुराग इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये कोई अफेयर का चक्कर। जैसे ही ये केस हमारी गोद में आ गिरा, ये केस मर्डर केस बन गया। सर, अफेयर्स के कारण भी तो मर्डर्स होते हैं। होते हैं। अब ये अफेयर है या नहीं,
लेकिन किसी ने तो दुश्मनी निकाली। अब ये दुश्मन कोई प्रेमी है या कोई और, इसका पता अब हम लगाएंगे। सुमन को जानती हैं आप? सुमन? सुमन का क्या लेना देना है मेरे पति के कत्ल से? बस ऐसे ही थोड़ी जानकारी चाहिए थी उसके बारे में। आप क्या जानते हैं उसके बारे में? मैंने मोहल्ले में सबसे बात की। जयप्रकाश का ना किसी से कोई झगड़ा था, ना ही कोई दुश्मनी। सर, दुश्मनी का उल्टा क्या होता है? दोस्ती या प्यार? नाम बोलो। सर, पूरा नाम तो नहीं पता, पर सुमन बोलते हैं उसे। और जयप्रकाश के घर काफ़ी आना जाना था उसका। और जॉब ठीक चल रही है तुम्हारी? जी बिल्कुल। और आपकी? बढ़िया। और बच्चों की पढ़ाई? बच्चे हाँ थोड़ा सा है दिमाग। नमस्ते जयप्रकाश जी। नमस्ते प्रीतम जी। और सब ठीक है ना? हाँ। क्यों? नहीं, ऐसे ही। लगता है आप बहुत बिजी हो। फिर मिलते हैं। जी आओ। जी। सुमन मेरे पति की अच्छी दोस्त है। उनकी पड़ोसी हुआ करती थी यूपी में, यहीं कुछ 12 साल पहले। अब हमारे सेक्टर में ही रहती है, अक्सर आना जाना होता है। जयप्रकाश पहले यूपी में काम करते थे? जी, कुछ समय के लिए यूपी उमानीपुर में। आप और दोनों बच्चे यहाँ रहते थे? जी, हम यहीं रहते थे। जयप्रकाश वहाँ अकेले रहते थे और पड़ोसी थी सुमन, वो भी अकेली रहती थी? जी, आप कहना क्या चाहते हैं? चलिए साफ साफ पूछ लेता हूँ, आपके पति जयप्रकाश और सुमन के बीच अफेयर था? देखो सच सच बोलो, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो दोनों अच्छे दोस्त थे बस। जयप्रकाश को गए हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। इस बीच आपके पति की अच्छी दोस्त आपसे मिलने कितनी बार आई? जी, एक बार भी नहीं। सुमन का एड्रेस दो। जी बोलिए। पिछले 6 महीने से आपका अच्छा दोस्त जयप्रकाश गायब है, गुमशुदा। ये बात जानती हैं? जी, मैंने सुना था। लेकिन इस बीच आप उसके घर उसकी फैमिली से मिलने नहीं गई, सहानुभूति दिखाई। वैसे आप अक्सर आती जाती रहती थी। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? सुमन जी, खामोशी ने आज तक किसी की हेल्प नहीं की। जो भी आप जानती हैं बोल दीजिए। चलो हम बोल देते हैं जो हम जानते हैं, और शायद आप भी जानते हैं। जयप्रकाश मर चुका है, मर्डर हुआ है उसका। क्या? वैसे सुमन जी करती क्या है आप? एक्टिंग। अगर आप एक्टर हैं तो बहुत ही वाहियात रिएक्शन दिया है आपने, और दूसरा टेक लेने के लिए ना तो मेरे पास समय है और ना ही मेरी कोई इच्छा। अब आप साफ साफ जल्दी जल्दी मुझे ये बता दीजिए कि आपने जयप्रकाश को, अपने प्रेमी को, क्यों मार डाला? देखिए, वो सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त थे और मैंने उन्हें नहीं मारा है। ठीक है, तो किससे मरवाया होगा? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्यों और कैसे। सोच लीजिए सुमन जी, जवाब आप यही देंगे या फिर हम आपको तमीज के साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे? चलिए बोलिए, 6 महीने के बाद किसी 3rd ग्रेड हॉरर फिल्म का ये सीन आपने क्यों रचा? अभी बोल देंगी तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो जवाब तो हम आपसे निकलवा ही लेंगे। ऐसे नहीं तो अपने तरीके से। फरवरी 2014 में एक आदमी गायब हो जाता है। 6 महीने बाद सितंबर 2014 में उसका कंकाल मिलता है और उसके पास ही मिलता है उस आदमी का आई कार्ड। डीएनए टेस्ट इस बात को साबित करता है कि यह कंकाल जोधपुर की एक सिक्योरिटी एजेंसी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर जयप्रकाश परमार का ही है। जयप्रकाश की हत्या क्यों हुई थी और इस अजीब, बचकाने और घटिया तरीके से कत्ल के ऐलान करने का क्या मतलब था? जाहिर था कि जयप्रकाश के हत्यारों ने एक षड्यंत्र रचा था गड़े मुर्दे उखाड़ने का, पहले लापता करवाने का, फिर सामने लाने का उस रहस्य को जो काफी गहराई में दफन था। जयप्रकाश परमार का केस वाकई में एक अजीब, डरावना और बौखला देने वाला जुर्म था। इस मर्डर केस का खुलासा हम करेंगे कल रात 11 बजे इसके दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates,
Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.